डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीएसओसी 131 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका टाइटल है समाजशास्त्र का परिचय। सो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम को देखते हुए वैसे ये जून 25 एंड दिसंबर 25 के लिए बनाया गया था, बट ये दिसंबर अभी जो बना रहा हूँ, आप जून 26 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर दिसंबर 25 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र की प्रारंभता की चर्चा कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पढ़ लीजिए आप लोग वीडियो रोककर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 15 क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिया है। इन्हीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए हम एक एक करके करते हैं। स्टूडेंट्स, चैनल में न्यू हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग बताइए, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही था ना, सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र की प्रारंभता की चर्चा कीजिए। आंसर है, सुनिए ध्यान से, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख अंग है जो समाज, उसके ढांचे, और प्रक्रियाओं और संस्थाओं, संबंधों, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। फिर से सुनिए, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक प्रमुख अंग है जो समाज, उसके ढांचे और प्रक्रियाओं, संस्थाओं और संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वो क्या कहलाएगा? समाजशास्त्र कहलाएगा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई, जब औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति के कारण सामाजिक संरचना में बड़े बदलाव आए। आधुनिक युग में मानव समाज अत्यंत जटिल हो गया है और इसे समझने के लिए एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता पड़ी। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि यह अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तनों का परिणाम था। पहला, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव से देखिए क्या हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। पारंपरिक कृषि आधारित समाज का स्थान शहरी औद्योगिक समाज ने ले लिया। इससे सामाजिक विस्थापन, बेरोजगारी, श्रमिक शोषण, गरीबी, नगरीकरण और वर्ग संघर्ष जैसे अनेक नए सामाजिक मुद्दे उत्पन्न हुए। इन समस्याओं को समझने और हल करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, जिसने समाजशास्त्र के जन्म को प्रेरित किया। समाजशास्त्र का औपचारिक उद्भव। ऑगस्ट कॉम्टे, जो 1798 में आया, 1857 तक इन्होंने 1797 में उनका जन्म हुआ था, 1857 में मृत्यु हुआ। ऑगस्ट कॉम्टे का ऑगस्ट जो कॉम्टे समाजशास्त्र का क्या थे, जनक कहे जाते थे। उन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, जिसे बाद में उन्हें सोशियोलॉजी कहा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो समाज के स्थायित्व और परिवर्तन दोनों का अध्ययन करता है। कॉम्टे ने 3 अवस्थाओं का नियम प्रस्तुत किया: धार्मिक अवस्था, दार्शनिक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, तो बाकी ये निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या होता है? जो आपने आंसर लिखा उसी से मिलता जुलता आपको लिखना पड़ता है निष्कर्ष। समाजशास्त्र की उत्पत्ति सामाजिक जटिलता और बदलाव के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता के कारण हुई। यह न केवल एक वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान है, बल्कि यह समाज को समझने का एक दृष्टिकोण भी है। समाजशास्त्र का उद्देश्य न केवल समाज की आलोचनात्मक समझ बनाना है, बल्कि उसे बेहतर बनाने की दिशा में खुद कदम उठाना है।
सामाजिक विज्ञानों में समाजशास्त्र की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह मानव समाज की मूलभूत संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से समझने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, देखिए समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों से जुड़े सामान्य मुद्दों की क्या कीजिए, जांच कीजिए। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों की सामाजिक विज्ञान दोनों ही समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो समाज के क्रियाकलापों, व्यवहारों और संरचनाओं का अध्ययन करती है। समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं, संबंधों और सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देता है, जबकि अर्थशास्त्र उत्पादन, वितरण, खपत तथा संसाधनों के प्रबंधन की आर्थिक प्रक्रियाओं को का क्या करता है, अध्ययन करता है। यद्यपि दोनों विषयों के अध्ययन का दृष्टिकोण भिन्न है, फिर भी इन दोनों के बीच कई सामान्य मुद्दे हैं जो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट इसमें गरीबी को अगर लें तो गरीबी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो न केवल आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित करता है बल्कि समाज की संरचना और उसकी गतिशीलता को भी नियंत्रित करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी आय की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता, बेरोजगारी और मांग आपूर्ति के असंतुलन से जुड़ी होती है। समाजशास्त्र इसे सामाजिक बहिष्कार, जातीय व लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी और वर्ग संघर्ष के रूप में देखता है। दोनों विषय गरीबी को अलग-अलग चश्मों से देखते हुए एक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या होने के साथ-साथ सामाजिक तनावों का भी कारण बनती है। अर्थशास्त्र इसे संसाधनों की अयोग्य तैनाती के रूप में देखते हैं जो जीडीपी को प्रभावित करता है। समाजशास्त्री बेरोजगारी को सामाजिक विघटन, अपराध दर में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। बेरोजगारी को समस्या के समाधान में दोनों विषयों का संतुलित योगदान आवश्यक है। अगला है शिक्षा। शिक्षा न केवल मानव पूंजी का निर्माण करती है बल्कि समाज में समानता और गतिशीलता लाने का भी कार्य करती है। अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, शिक्षा अर्थशास्त्र में शिक्षा को निवेश माना जाता है, मतलब कि इसको पूंजी माना जाता है अर्थशास्त्र में शिक्षा को, जिससे उत्पादकता और रोजगार बढ़ता है। समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक स्थानांतरण और मूल्य निर्माण के रूप में देखता है। अगर शिक्षा रहता है तो समाज में लोग सही से बात कर पाते हैं, समाज में क्या बुरा है, क्या अच्छा है ना, क्या समझाना चाहिए, क्या है ना, क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सब करते हैं। तो ये देख लो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में इनमें क्या-क्या अंतर है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार केवल आर्थिक निवेश नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को समझकर भी किया जाता है। विकास की परिभाषा उसकी दिशा समाज और अर्थव्यवस्था से दोनों से जुड़ी है। अर्थशास्त्र में विकास का मूल्यांकन जीडीपी, निवेश और औद्योगिकरण से होता है। समाजशास्त्र में विकास की कसौटी सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन सुधार स्तर की गुणवत्ता होती है। सच्चा विकास वही है जिसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं की प्रगति हो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, देखिए संस्कृति के मूल तत्व क्या है, चर्चा कीजिए। संस्कृति एक जटिल संकल्पना है जो समाज की संपूर्ण जीवन शैली को दर्शाती है। इसमें मनुष्य के व्यवहार, रीति रिवाज, विश्वास, कला, धर्म, नैतिकता, परंपराएं, भाषा, साहित्य, विज्ञान, संस्थाएं आदि सभी पहलू शामिल होते हैं। यह समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और सामाजिक जीवन को दिशा प्रदान करती है। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज से जुड़ता है और अपनी पहचान प्राप्त करता है। संस्कृति के ये विविध पक्ष कुछ बुनियादी तत्वों पर आधारित होते हैं जिन्हें हम संस्कृति के मूल तत्व कहते हैं। भाषा 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 को देखें तो भाषा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। यह विचारों, भावनाओं, परंपरा और अनुभवों को अभिव्यक्त करने का साधन। भाषा न केवल संचार का साधन है बल्कि सांस्कृतिक विरासत को अगले पीढ़ी तक पहुंचाने का भी कार्य करती है। हर संस्कृति की अपनी भाषा या बोलियां होती है जो उसकी विशेष पहचान बनाती है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति में हिंदी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी आदि भाषाओं का विशेष स्थान है। कला और साहित्य कला और साहित्य में देखें, कला और साहित्य संस्कृति की अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है। चित्रकला,
मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, लोकगीत, कहानियाँ, कविता आदि किसी समाज की भावनाओं, संवेदना और इतिहास को दर्शाते हैं। भारतीय संस्कृति में भरतनाट्यम, कथक, मीनाकारी, अजंता की चित्रकारी आदि विश्व प्रसिद्ध है। साहित्य समाज के विचारों को शब्दों में व्यक्त करता है और संस्कारों का संचरण करता है। नेक्स्ट आपका सामाजिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्कृति की नींव पर आधारित संस्थाएं समाज को संगठित रूप से चलाने का कार्य करता है। परिवार, विवाह, शिक्षा, राजनीति, धर्म आदि संस्थाएं समाज की संरचना को बनाए रखती है। ये संस्थाएं सामाजिक आचार विचार को नियंत्रित करती है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होती है। संस्कृति के इन मूल तत्वों की विशेषताएं। सामाजिकता संस्कृत समाज में ही उत्पन्न होती है और सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। गतिशीलता या समय के साथ बदलती रहती है, सीखी जाती है। संस्कृति जन्मजात नहीं होती, इसे व्यक्ति अपने समाज में सीखता है। संचित अनुभवों का रूप संस्कृति मनुष्य के सामूहिक अनुभवों की अभिव्यक्ति है। संप्रेषणीयता संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा, परंपरा और संस्थाओं के माध्यम से हस्तांतरित किया होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है स्टूडेंट्स, देखिए सामाजिक संगठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक संगठन समाज के उन ढांचागत रूपों को कहते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाता है। समाज एक जटिल संरचना है जिसमें अनेक संस्थाएं, समूह और व्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील होती है। प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषा मैकिनवर के और पेज के अनुसार सामाजिक संगठन समाज के विभिन्न अंगों के बीच कार्य और संबंधों की व्यवस्था है। प्राथमिक और द्वितीयक संगठन की ओर देखें तो यह वह संगठन है, इसके अनुसार प्राथमिक संगठन में देखें यह वह संगठन होता है जहां सदस्य व्यक्तिगत, घनिष्ठ और भावनात्मक होती है। इसके अंतर्गत परिवार, पड़ोस, मित्र, समूह आते हैं। यहाँ पर आत्मीयता, सहयोग, परस्पर विश्वास एवं निकटता होती है। विशेषताएं इसकी सदस्यों की संख्या कम होती है, इसमें आमने सामने की बातचीत होती है, संबंध दीर्घकालिक और स्थायी होते हैं, भावना प्रधान संगठन होता है। उदाहरण परिवार, मित्र मंडली, गांव की पंचायत। द्वितीय संगठन में यह संगठन औपचारिक और उद्देश्य आधारित होता है। सदस्यों के बीच व्यक्तिगत संबंधों की अपेक्षा कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें विशेषताएं सदस्य व्यापक और बड़ी संख्या में होती है, औपचारिक नियमों के अधीन कार्य होता है, कार्य पर आधारित संबंध होते हैं। उदाहरण स्कूल, कार्यालय, उद्योग, बैंक, सरकार। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में देखें पूर्व नियोजित और लिखित नियमों पर आधारित संगठन होता है। यह किसी स्थान या कंपनी की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उद्देश्य स्पष्ट होता है। विशेषता इसका है उद्देश्य स्पष्ट होता है, भूमिका निश्चित होती है। नियंत्रण और नेतृत्व औपचारिक होता है। उदाहरण सेना, विद्यालय, सरकारी विभाग। अनौपचारिक यह संगठन लोगों के आपसी संबंधों और स्वाभाविक संपर्कों पर आधारित होता है, कोई लिखित नियम नहीं होता इसमें। विशेषताएं संगठित भावनाओं पर आधारित होता है, सदस्यों में आपसी सहयोग असहयोग आपसी सहयोग और समझ होती है। यह औपचारिक संगठन को सहयोग देता है। उदाहरण सहकर्मियों के बीच मित्रता, कार्यालय के बाहर से मिलने वाले समूह। अगला है सामाजिक संगठनों की आवश्यकता और भूमिका। सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक संगठन व्यक्ति को अनुशासन में रखते हैं और समाज में नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक एकता। ये संगठन समुदाय में एकता, सहयोग और बंधुत्व को प्रोत्साहित करते हैं। संस्कृति का संरक्षण। संगठनों के माध्यम से परंपराएं, मान्यताएं और संस्कृति का हस्तांतरण होता है। समस्याओं का समाधान। संगठन समाज की समस्याओं का हल निकालने में सहयोग करता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी आदि। विकास में सहयोग। ये संगठनों सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है, इस पे वर्णन कीजिए। सामाजिक समूह वह इकाई है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य, भावना, विचार, संबंध या कार्य के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्री इस तथ्य पर बल देते हैं कि जब लोग आपसी संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं यानी बात करते हैं और किसी भावना या लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल परिवार, मंत्रिमंडल, राजनीतिक पार्टी, स्कूल के कक्षा आदि।
सामाजिक समूह की विशेषताएं। सदस्यता। किसी समूह में कम से कम दो व्यक्ति आवश्यक होते हैं इसमें। साझा उद्देश्य। सभी उद्देश्य किसी एक या अनेक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मिलकर कार्य करते हैं। नियम और मानदंड। प्रत्येक समूह में व्यवहार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें सभी सदस्य मानते हैं। सामाजिक समूह के प्रकार की बात करें। सामाजिक समूह का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है। नीचे वर्गीकरण है। संपर्क के आधार पर। प्राथमिक समूह। यह समूह छोटा और इसके सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण परिवार, बचपन के मित्र, पड़ोस, पास पड़ोस। विशेषताएं। घनिष्ठ और प्रत्येक संबंध। अस्थायित्व हम भावना प्रबल होती है। द्वितीयक समूह। इस समूह में संबंध औपचारिक होते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनते हैं। उदाहरण राजनीतिक दल, कंपनी, स्कूल। विशेषताएं। उद्देश्य आधारित संबंध, कम व्यक्ति संपर्क, अल्पकालिक भी होती है। सदस्यता के आधार पर अंत समूह। वह समूह जिससे व्यक्ति स्वयं को संबंधित मानता है। ख नंबर बहिर्समूह। वह समूह जिससे व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, वे भावना होती है। उदाहरण अन्य धर्म या जाति। उद्देश्य के आधार पर औपचारिक समूह। निश्चित नियमों व ढांचे में चलने वाले समूह। उदाहरण स्कूल, बैंक, संगठन। अनौपचारिक समूह। यह भावना और मित्रता पर आधारित होते हैं। कोई तय नियम नहीं होते। उदाहरण दोस्तों की मंडली। प्रकृति के आधार पर। खुला समूह। कोई भी सदस्य बन जाता है। उदाहरण सार्वजनिक सभा। बंद समूह। सदस्यता सीमित या विशेष होती है इसमें। उदाहरण क्लब, जातीय समूह। संपर्क की विधि के आधार पर। प्रत्येक संपर्क समूह जहाँ सदस्य आमने सामने मिलते हैं। उदाहरण परिवार। महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मत। चार्ल्स एच कूली। इन्होंने प्राथमिक और द्वितीयक समूहों का सिद्धांत दिया। कूली के अनुसार समाज का निर्माण प्राथमिक समूह से होता है। जी ए एलवुड। सामाजिक समूह को वर्गीकृत करते हुए उन्होंने क्रियाओं और संरचना के आधार पर समूहों का विश्लेषण किया। सुमनेर। इन्होंने अंत समूह और बहिर्समूह का विचार प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाज के विभिन्न पहलुओं पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो समाज की संरचना, क्रियाओं, मूल्य मान्यताओं और संबंधों के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे या तीव्र गति से हो सकता है और इसके स्रोत आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या तकनीकी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तनों बढ़ने के कारण। प्राकृतिक कारण क्या है? भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी जैसे प्राकृतिक कारकों जैसे जनसंख्या, बसावट, आजीविका आदि में परिवर्तन आता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, इंटरनेट, मोबाइल, औद्योगिकरण आदि से जीवन शैली, शिक्षा, रोजगार, संचार आदि में परिवर्तन हुआ। आर्थिक कारण, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, नव उदारीकरण आदि से व्यापार, जीवन स्तर, उपभोग आदतों में बदलाव आया। समाज के विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव। परिवार व्यवस्था पर प्रभाव। संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों की प्रकृति बढ़ी। स्त्री पुरुष समानता विवाह में स्वच्छंद तलाक की स्वीकृति बढ़ी। धर्म और आस्था पर प्रभाव। रूढ़िवादी विचारों में कमी आई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व मिला। धार्मिक सहिष्णुता, अंतर और धार्मिक विवाह में वृद्धि हुआ। सकारात्मक प्रभाव, ये आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर, टाइम ज्यादा हो रहा है। और ये नकारात्मक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 7 है। संस्कृत शब्द से आप क्या समझते हैं? इसकी मुख्य विशेषता है संस्कृति। देखो स्टूडेंट्स, संस्कृति मानव समाज का वह माध्यम है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संस्कृति वह पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं तथा आदतें सम्मिलित होती है।
इसकी विशेषता यह मानव का एक सीखा हुआ गुण है। आप लोग पढ़ लीजिए इसे। संस्कृति को हस्तांतरित किया जाता है। संस्कृति सामाजिक है, सांस्कृतिक आदर्शात्मक होती है। इसे आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इतिहास और समाजशास्त्र के बीच अंतर। इतिहास और समाजशास्त्र के बीच अंतर क्या है? रोक के आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, मैं आगे नहीं पढ़ा सकता। और यहाँ भी लिखा गया है इतिहास और समाजशास्त्र के बीच के अंतर, से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुदाय की संकल्पना क्या है, इसके मूल तत्वों की चर्चा कीजिए। आप पढ़ लीजिए। एक विषय के 10 नंबर क्वेश्चन, एक विषय के रूप में सामाजिक मानव विज्ञान के उद्भव का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निर्जाति केंद्रितता से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आपका स्टार्ट है। संदर्भ समूह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर यहाँ पे 13 नंबर में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की मुख्य चिंताओं का वर्णन कीजिए। फोर्टीन और मीड द्वारा प्रतिपादित स्व विकास के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। वीडियो को रोक के थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए मैनेज। क्वेश्चन 15 है, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियां क्या है, चर्चा कीजिए। ये सभी आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए स्टूडेंट्स। जल्दी से आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में फ्री मिल जाएगा, जिसमें पासवर्ड लगे होंगे। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में मैसेज करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जय श्री, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।